जैसा कि आपने देखा कि इन्फोरस इंडिया टेक की पिछली वीडियो में कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके परिवार को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके परिवार के सदस्य कितने परेशान होते हैं, उनके आगे जो ये अंधेरा छा गया है उसको दूर करने के लिए मैंने बताया था कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जो पीएफ के बेनिफिट दिए जाते हैं और पेंशन दी जाती है, साथ ही साथ ईएसआईसी के द्वारा जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं उसके बारे में पिछली वीडियो में बताया है। अब ये बताना चाहूँगा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जो क्लेम फॉर्म मांगे जाते हैं कर्मचारी के परिवार से दावे के भुगतान के संबंध में, उनका पूर्ण विवरण मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो गई है, यदि उसने अपने जीवन काल में कोई नॉमिनेशन किया है, नॉमिनेशन के आधार पर जो है भविष्य निधि देय का भुगतान होता है। यदि नॉमिनेशन नहीं किए गए हैं तो नॉमिनेशन ना होने की स्थिति में उसके परिवार विवरण के आधार पर दावों का भुगतान किया जाता है। यदि परिवार विवरण भी नहीं है, परिवार में कोई सदस्य नहीं है, तो दावे का भुगतान जो है माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी व्यक्ति को आदेशित किया जाएगा उसके उत्तरजीवी या उत्तराधिकारी लीगल हायर या सक्सेशन के आधार पर जैसा भी मामला हो उसको भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर मैं उस कर्मचारी की बात कर रहा हूँ जो कर्मचारी अपने जीवन काल में नॉमिनेशन नहीं करा सका और उसके बाद उसके परिवार को जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा परिवार विवरण के आधार पर दावे का भुगतान करना है। यदि परिवार विवरण के आधार पर दावे का भुगतान करना है तो परिवार विवरण जिस प्रतिष्ठान में सदस्य अंतिम बार नियोजित था उस प्रतिष्ठान के माध्यम से प्रेषित किया जाना चाहिए और कंपोजिट क्लेम फॉर्म जो भरा जाएगा वो दावा प्रपत्र 25IF10D, ये एक ही कंपोजिट क्लेम फॉर्म है डेथ केस का। इस कंपोजिट क्लेम को नियोक्ता के द्वारा भरने से पूर्व पहले यहाँ सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कर्मचारी के सभी पिछले सेवा के स्थानांतरण प्राप्त हो चुके हैं। जिस प्रतिष्ठान में वो अंतिम बार नियोजित था वो अंतिम प्रतिष्ठान है जिस पर उसका अंशदान कटा। ऐसा बार बार देखने में आया है कि बहुत सारे कर्मचारियों का नियोक्ता के द्वारा दावा प्रपत्र प्रेषित कर दिया जाता है जबकि उन्होंने आगे भी कहीं सर्विस करी है, उनकी प्रेजेंट की सर्विस कहीं और है और वो प्रीवियस से जो है दावा प्रेषित कर रहे हैं। तो इस मामले में कई बार जो है कर्मचारी के परिवार को नुकसान उठाना पड़ता है और उनकी प्रेजेंट सर्विस जो मृत कर्मचारी द्वारा की गई है वो उनकी सेवा में जोड़ी नहीं जाती और उनके ईपीएफ का भुगतान लेने में भी बहुत सारी कठिनाई उत्पन्न होती है। तो नियोक्ता के द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस कर्मचारी का पूरा स्थानांतरण हो चुका है और नामांकन प्रपत्र उसने अपने जीवन काल में भरा है तो उसके आधार पर ही दावे को प्रेषित करें। जो भी नामांकित व्यक्ति हैं उनके नामांकन उनके पक्ष में किया गया है, जितने % पक्ष में किया गया है तो उसी आधार पर दावे का भुगतान होगा। सर्वप्रथम नामांकन के आधार पर भुगतान होगा। यदि नामांकन प्रपत्र नहीं है तो उसके बाद ही परिवार विवरण या माननीय न्यायालय के माध्यम से भुगतान होगा। इसलिए यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि नामांकन प्रपत्र का ईपीएफ के दावों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और इसको ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों को अपने नामांकन प्रपत्र समय से अपलोड कर देने चाहिए। कर्मचारी को मेंबर ई सेवा यूनिफाइड पोर्टल के माध्यम से मेंबर ई सेवा में जाकर अपना जो है नामांकन अपलोड कर देना चाहिए। अब बात आती है कि इस कर्मचारी को हम परिवार विवरण के आधार पर भुगतान कर रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि कर्मचारी के परिवार में उसके मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्री जो कि नाबालिग थे, साथ ही उसके जो माता पिता थे वो उसी कर्मचारी पर निर्भर थे। निर्भर माता पिता वो भी भुगतान प्राप्त करेंगे। परिवार के सदस्य उनके आधार पर उनके दावा प्रपत्र प्रेषित किए जाएंगे। ये कंपोजिट क्लेम फॉर्म है और एक ही क्लेम फॉर्म है। इसमें सभी सदस्यों के बैंक खातों के भरने के लिए जो है कॉलम दिए गए हैं और साथ ही परिवार के सभी सदस्यों का दावे
में जो है विवरण देने के लिए कॉलम बनाए गए हैं, टेबल बनाई गई है, उसमें आप अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। यदि टेबल थोड़ी कम भी पड़ जाती है तो आप एक नियोक्ता प्राधिकृत अधिकारी को चाहिए कि एक अलग से परिवार की सेपरेट टेबल बना दें और उसमें जो है सभी विवरण दर्ज कर दें, जैसे कि उनका नाम, पिता का नाम, पति का नाम, सदस्य का जो है आधार संख्या और जन्म तिथि दिन महीना साल में अवश्य लिखें, और साथ ही जो भी परिवार के सदस्य हैं उनका जन्म तिथि प्रमाण पत्र की प्रति या उनका स्कूल का कोई सर्टिफिकेट हो वो भी साथ में उसकी सत्यापित प्रति प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित करा के संलग्न करा लें। यदि प्रतिष्ठान बंद है तो राजपात्रित अधिकारी से भी आप जो है प्रमाणित कराकर संलग्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि परिवार विवरण में वैवाहिक स्थिति का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो जिस दिन सदस्य की मृत्यु हुई थी उसी दिन सदस्य के परिवार में जो सदस्य थे सर्वाइविंग मेंबर, उन्हीं का विवरण इसमें दर्ज करना है। आप जो है वैवाहिक स्थिति में उनका विवरण दर्ज कर दें। यदि सदस्य की मृत्यु से पूर्व बच्चा नहीं था, उसके बाद बच्चा पैदा हुआ है, तो उस बच्चे का विवरण भी परिवार विवरण में बाद में दर्ज होगा जब वो बच्चा जन्म ले लेता है। तो ऐसी स्थिति में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि परिवार के सदस्यों का विवरण ध्यानपूर्वक भरें और उनकी नाबालिग या बालिग स्थिति का विवरण भी दर्ज करें। अब दावा प्रपत्र 25IF 10D जो कि एक कंपोजिट क्लेम फॉर्म है, इस क्लेम फॉर्म में मृतक सदस्य का पहले जो है जो बेनिफिट ले रहे हैं उसको टिक करें। भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, बीमा, जो EDLI का भुगतान है, एम्प्लॉइज लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, वो किस किस को मिलेगा। यदि सदस्य की मृत्यु सेवा काल के दौरान हुई है तभी EDLI का बेनिफिट दे होगा। तो अब आप कॉलम संख्या 2 में देखें मृतक सदस्य का नाम। तो मृतक सदस्य का नाम जो है आप जिसकी मृत्यु हुई है कर्मचारी की उसका दर्ज कर दें और उसमें फिर पिता का नाम दर्ज करें। उसमें कर्मचारी के पिता का नाम, स्पाउस नेम, मृतक सदस्य की वैवाहिक स्थिति, मृतक सदस्य का आधार नंबर, UAN संख्या, भविष्य निधि खाता संख्या, सेवा छोड़ने की तिथि, क्या उसने पूर्व में कोई स्कीम सर्टिफिकेट लिया था अथवा नहीं। यदि पूर्व में कोई स्कीम सर्टिफिकेट लिया था तो स्कीम सर्टिफिकेट का विवरण डालना जरूरी है, क्योंकि स्कीम सर्टिफिकेट उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जैसे उसने 2 साल, 4 साल, 6 साल जैसे जितनी भी सर्विस करी है, तो उसका एक वो भविष्य निधि कार्यालय से अपनी सर्विस का एक सर्टिफिकेट ले लेता है। उस सर्विस की सर्टिफिकेट को जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे जमा कराता है, तो वो सर्विस ऐड कर उसको पेंशन दे कर दी जाती है। लेकिन मृत कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके परिवार के सदस्यों को स्कीम सर्टिफिकेट अगर मालूम है तो बता देना चाहिए, और भविष्य निधि कार्यालय द्वारा भी ये भी जांच कर लेनी चाहिए कि क्या पूर्व में कर्मचारी को स्कीम सर्टिफिकेट जारी हुआ था या नहीं। यदि कि हुआ था तो वो सर्विस और वो डिटेल भी उसमें ऐड कर देनी चाहिए। गैर अंशदायी सेवा, यदि कर्मचारी बीच में कभी नौकरी छोड़ गया या छुट्टियों पर था, काफ़ी समय तक जो है उस छुट्टियों पर रहा, बीमार रहा, तो ऐसी नॉन कंट्रीब्यूटरी सेवा जो है वो NCP डेज होते हैं, उनको ECR में भी दिखाना चाहिए। जो कर्मचारी की इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होती है उसमें ये NCP डेज शो करने चाहिए। सदस्य के डेट ऑफ एग्जिट नियोक्ता द्वारा भर दी जानी चाहिए, जिसके बाद ही दावे का निस्तारण किया जाता है। तो उसको भी ध्यान रखें कि डेट ऑफ एग्जिट जो कि बिल्कुल सही हो वो भरें। सदस्य की मृत्यु तिथि दावा प्रपत्र कॉलम संख्या 9 में देखें तो वो जो है दावा प्रपत्र में डेट ऑफ एग्जिट भी आपको सही से भरनी चाहिए। और साथ ही 10 नंबर कॉलम में जो दिखाया गया है कि क्या सदस्य की मृत्यु सेवा काल के दौरान हुई थी, हाँ या ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। इसी के बेस पे जो है बीमे का भुगतान होता है, EDLI का भुगतान होता है। तो आपको ये सोच समझ कर भरना है
कि उसकी मृत्यु सेवा काल के दौरान हुई थी या नहीं हुई थी। यहाँ पर प्रतिष्ठान के प्राधिकृत अधिकारी को विशेष जांच करनी चाहिए कि सदस्य सेवा पर था या नहीं। यदि मास्टर रोल पर था तो मास्टर रोल की कॉपी वगैरह जो है आप इनक्लोज कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है भविष्य निधि कार्यालय को निर्णय लेने में। तो यहाँ पर एक मृत्यु सेवा काल के दौरान हुई या नहीं, इसके आधार पर बहुत सारे दावे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा रिजेक्ट किए जाते हैं या वेरिफिकेशन के लिए भेजे जाते हैं। तो आप अगर ये कॉलम सही से भरेंगे और इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स से संबंधित सही से लगाएंगे, यदि सदस्य बीमार रहा था मृत्यु से पहले, हॉस्पिटल में था, ईएसआई के माध्यम से लाभ लिया है या कोई भी कारण है, ऐसे कुछ एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा लेते हैं तो उससे जो है पीएफ कार्यालय को काफ़ी मदद मिलती है क्लेम के निपटारे में, क्योंकि इसमें अधिकतम बेनिफिट जो है आज के समय में 7 लाख रुपए दिया जा रहा है और न्यूनतम जो है 2,50,000 रुपये बेनिफिट है, जो कि एक ही प्रतिष्ठान में या अन्य प्रतिष्ठानों में उसकी कुल 1 वर्ष की सेवा के आधार पर देय होता है। तो 12 माह लगातार अगर उसने सेवा की गई है तो तभी ये बेनिफिट पूरा देय होता है। कई कर्मचारियों को कम बेनिफिट मिलता है, तो वो इस संबंध में ये देखें कि उनका जो है 1 वर्ष लगातार सेवा की थी मृत कर्मचारी ने या नहीं, या बीच में कहीं ब्रेक हो गया है सर्विस में तो बेनिफिट कम हो जाता है। प्रतिष्ठान के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दावा प्रपत्र को जो है भेजने से पहले चेक कर लेना चाहिए, और यदि नाम, पिता का नाम या अन्य कोई त्रुटि हो तो वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन साथ में लगा दें। और ज्वाइंट डिक्लेरेशन में कर्मचारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती, तो मृत हो चुका है तो उसके डिटेल्स को खुद ही वो प्रमाणित कर दें। साथ ही कर्मचारी के परिवार के जो भी बचत खाते हैं दावा प्रपत्र के साथ जो लगेंगे वो निम्न प्रकार हैं। कर्मचारी के जो सदस्य परिवार में दावा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन दावा प्राप्त करने के लिए उनके बैंक खाते जो हैं नेशनलाइज बैंक के हों, जिनको कि ईपीएफओ द्वारा अप्रूव किया जाता है। तो बचत बैंक खाता जो है कर्मचारी का डालना चाहिए, बैंक का नाम डालना चाहिए, आईएफएससी कोड जो प्रेजेंटली बैंक का है वो ही डालें। बहुत सारे आईएफएससी कोड जो है गलत डाले जाते हैं जिसके कारण जो है भुगतान नहीं होता, तो आईएफएससी कोड विशेष रूप से चेक कर लें। साथ ही दावाकर्ता, प्रथम दावाकर्ता, द्वितीय दावाकर्ता, तृतीय दावाकर्ता और अन्य भी कोई दावाकर्ता हैं तो उन सब का विवरण जो है दर्ज कर दें। अगर प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा है तो एक एडिशनल और जो है आप फॉर्म लगा सकते हैं। दावे के साथ जो डॉक्यूमेंट आपको संलग्न करने हैं तो सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र, उसके साथ दावाकर्ताओं की संयुक्त फोटो, 3 फोटोग्राफ, और प्राधिकृत अधिकारी को चाहिए कि फोटोग्राफ पीछे से प्रमाणित कर दें फोटो के वाइट वाले साइड से। दावा करने वाले बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल के प्रमाण पत्र यदि कोई उपलब्ध हो, साथ ही उनके आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर दें, क्योंकि आजकल आधार सीडिंग होती है, आधार लिंकिंग होती है तो उनकी आवश्यकता होती है। साथ ही यदि योजना प्रमाण पत्र लिया है तो योजना प्रमाण पत्र को भी संलग्न कर दें। बैंक खाते के सत्यापन हेतु एक कैंसिल्ड चेक लगा सकते हैं या पासबुक के पहले पन्ने की प्रति लगा सकते हैं, जिससे कि दावा सत्यापित कर ईपीएफ कार्यालय को भेजा जा सके। और जैसे ही दावा ईपीएफ कार्यालय को प्राप्त हो जाता है तो 1 सप्ताह के भीतर ईपीएफ कार्यालय द्वारा भुगतान दावाकर्ताओं को रिलीज कर दिया जाता है, जारी कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कर्मचारी के नाम, पिता के नाम, अन्य कोई जन्म तिथि में डिफरेंस है, तो इसके कारण जो है बहुत सारे दावा रिजेक्ट किए जाते हैं। तो उसको विशेष ध्यान देना चाहिए नियोक्ता को और कर्मचारी को भी अपने जीवन काल में, कि इन सब को अपने जीवन काल में ही ठीक करा लें, जिससे कि भविष्य में कोई भी उनके परिवार को परेशानी ना हो या उनको रिटायरमेंट होने के बाद इन सब पेमेंट्स को लेने में दिक्कत ना हो। बहुत सारे दावा इसी कारण रिजेक्ट होते हैं।